Hello everyone, welcome to Trending Exam Way to Success. Myself कोमल. As you know, हम आपके साथ लाए हैं समसामयिक घटना चक्र की सीरीज और इस सीरीज में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे. आपको पता है कि अभी तक इस सीरीज में हमने पॉलिटी के 24 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम शुरू करेंगे एक नए चैप्टर की जिसमें हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे. दोस्तों, आप सभी को पता है कि घटना चक्र की जो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है इसमें हम पिछले 20 से 25 सालों में पॉलिटी के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे. दोस्तों, पिछले 20 से 25 सालों में पॉलिटी के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब हम घटना चक्र की इस सीरीज़ के माध्यम से करेंगे, वो भी चैप्टर वाइज, जिससे आपको पता चलेगा कि जो पॉलिटी का ट्रेंड चल रहा है वो कैसा है और कैसे क्वेश्चंस आगे पूछे जा सकते हैं या फिर कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो. और आपको पता है कि ये इस सीरीज़ में हमारा 25वां चैप्टर है जिसमें हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे. आप सभी को पता है कि जैसे केंद्र में जो राष्ट्रपति की स्थिति होती है, जो कंडीशन होती है, स्टेट लेवल पर वही राज्यपाल की कंडीशन होती है, स्थिति होती है. आपको यहाँ पर हम बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग में और कितने से कितने आर्टिकल में राज्यपाल के बारे में बताया गया है, राज्यपाल की पावर के बारे में, राज्यपाल के कर्तव्यों के बारे में, सभी हम इस सीरीज़ में देखेंगे. दोस्तों, इस सीरीज़ में हम सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर ही फोकस करेंगे. जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें हम डिटेल में एनालाइज करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे. अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना है तो आप इस चैनल पर जो प्रीवियस वीडियोस पड़ी हुई हैं अंजलि तोमर मैम की, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें पूछा गया है कि संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि. आपको ये कुछ कंडीशंस दी गई हैं और आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है इसका ड्राफ्ट तैयार करते टाइम जो राज्यपालों के निर्वाचन की बात हुई थी, जो प्रावधान था राज्यपाल को निर्वाचित करने का, उस प्रावधान को छोड़ दिया गया था. तो आपको बताना है कि इस प्रावधान को क्यों छोड़ दिया गया था. फर्स्ट, इसका तात्पर्य होता एक दूसरा निर्वाचन. ये बिल्कुल सही है. अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन भी कराते तो आपको जैसे मुख्यमंत्री के इलेक्शंस होते हैं वैसे ही राज्यपाल का भी इलेक्शन करवाना पड़ता. सेकंड, निर्वाचन प्रमुख राजनीति मुद्दों पर लड़ा जाता है. थर्ड भी बोला गया है निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता. ये बिल्कुल सही है. अगर राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ही इलेक्ट होकर आते तो दोनों एक दूसरे से अपने आप को बड़ा बताने में लग जाते. और फोर्थ में बोला गया है कि राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था. जो आपकी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है उसी के अंडर में राज्यपाल को कार्य करना था. इसलिए राज्यपाल के जो निर्वाचन का प्रावधान था उसे कैंसिल कर दिया गया था, उसे छोड़ दिया गया था. तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है. फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी सही है. आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे. संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई थी कि राज्य का राज्यपाल नियुक्त होगा या फिर निर्वाचित होगा. कृष्णमाचारी, बी.जी. खेर, जी.बी. पंत जैसे नेता निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जैसे जो नेता थे वह राज्यपाल को नॉमिनेट करने के प्रोसीजर के पक्ष में थे. देश की परिस्थितियों और आम सहमति के आधार पर नामित राज्यपाल का प्रावधान किया गया था और निर्वाचित प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था. जिस टाइम संविधान बन रहा था उस टाइम देश की कंडीशन को देखते हुए नामित यानी कि नॉमिनेटेड राज्यपाल के जो प्रावधान था उसे अपनाया गया था और इलेक्टेड राज्यपाल के प्रावधान को छोड़ दिया गया था. फर्स्ट में बोला गया है कि अनावश्यक निर्वाचन व्यय बढ़ेगा, जो इलेक्शन का खर्चा होता है वो बढ़ेगा फालतू में. और सेकंड में बोला गया है निर्वाचन के दुष्परिणामों से बचा जा सकता है. थर्ड, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं द्वंद्व और संघर्ष को जन्म देंगी. अगर सीएम और राज्यपाल दोनों ही इलेक्ट होकर आएंगे तो दोनों के बीच में संघर्ष होगा. फोर्थ, केंद्र का राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण ना हो सकेगा. जो राज्यपाल होते हैं वह डायरेक्ट सेंट्रल के कंट्रोल में होते हैं. राज्य के ऊपर सेंटर का कंट्रोल बना रहता है राज्यपाल के द्वारा ही. और अगर राज्यपाल भी इलेक्ट होकर आते तो ये कंट्रोल नहीं बन पाता और अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा. अगर राज्यपाल और सीएम दोनों को इलेक्ट किया जाता तो इससे अलगाववाद को बढ़ावा मिलता. इसलिए जो राज्यपाल को इलेक्ट करने का प्रावधान था उसे कैंसिल कर दिया गया था, उसे छोड़ दिया गया था.
भारतीय संविधान में राज्यपाल की कंडीशन सिमिलर है राष्ट्रपति के। राज्यपाल को नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर आपको बताना है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। जो राज्य सरकारें होती हैं उनका कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, जो कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं राज्य की वह किसके अंदर निहित होती हैं, और संविधान के अनुसार राज्य का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री का सचिव या फिर ऑप्शन डी मुख्य सचिव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है और संविधान के अनुसार किसी भी राज्य का जो प्रमुख होता है वह राज्यपाल होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान के अनुसार आर्टिकल 154 क्लोज 1 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वह राज्यपाल में निहित होती हैं। जैसे केंद्र की जो भी कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं वह राष्ट्रपति में निहित होती हैं, वैसे ही राज्य के लेवल पर जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियाँ होती हैं वह राज्यपाल के अंदर निहित होती हैं, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार करता है या संविधान के अनुसार स्वयं करते हैं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। और इस प्रकार राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख भी राज्यपाल होता है। आर्टिकल 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा नियुक्त करता है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, जिस पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र जारी करके उनकी नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आपको बताना है कि राज्यपाल किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और एक मुद्रा के सहित अधिपत्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, और राज्यपाल सीएम यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और अदर जो मिनिस्टर्स होते हैं इनकी नियुक्ति भी करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो ये राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपसे आर्टिकल के बारे में पूछा गया है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए आर्टिकल 153 के द्वारा, ऑप्शन बी आर्टिकल 154 के द्वारा, ऑप्शन सी आर्टिकल 155 के द्वारा, ऑप्शन डी आर्टिकल 156 के द्वारा। तो यहाँ पर आपको पता है कि आर्टिकल 155 के द्वारा किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 155 का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको राज्यपाल से संबंधित 4 कथन दिए गए हैं और आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। फर्स्ट, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कोई भी व्यक्ति ऐसा जरूरी नहीं है कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो तभी राज्यपाल बन सकेगा। अगर वह किसी और तरीके से भी भारत की नागरिकता लेता है तो वह भी राज्यपाल बन सकते हैं। सेकंड में बोला है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। जो राज्यपाल की मिनिमम एज बताई गई है वह 35 बताई गई है। और थर्ड में बताया है कि उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। फोर्थ, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। संविधान में स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, लेकिन एक संशोधन के द्वारा ये प्रावधान जोड़ा गया था कि एक ही व्यक्ति को एक या फिर 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपकी फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा, जिसमें 2 तथा 4 सही बताया गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे।
संविधान के आर्टिकल 157 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए 2 एलिजिबिलिटी बताई गई हैं, जिसमें फर्स्ट है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पर यह जरूरी नहीं है कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो। अगर वह कहीं और से भी आकर भारत में रह रहा है और उसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वह राज्यपाल के पद के लिए नियुक्त हो सकता है। और सेकंड, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उपयुक्त कथन से ये स्पष्ट है कि राज्यपाल पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। 7वें संवैधानिक संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, इसके माध्यम से आर्टिकल 153 के परंतुक के रूप में ये प्रावधान किया गया था कि एक ही व्यक्ति को 2 या फिर 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसलिए आपकी फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है और सेकंड भी सही है। आपकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्टिकल अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ये बताता है कि राज्यपाल के लिए नियुक्त होने के लिए कौन सी योग्यताएं चाहिए। ऑप्शन ए आर्टिकल 156, ऑप्शन बी आर्टिकल 157, ऑप्शन सी आर्टिकल 159 और ऑप्शन डी आर्टिकल 160। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 157 के अंदर राज्यपाल के लिए नियुक्त होने के लिए जो योग्यताएं चाहिए उनका वर्णन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और नीचे आपको सॉल्यूशन दिया गया है, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट में बोला गया है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेगा या फिर प्रतिज्ञान लेगा, जो बिल्कुल करेक्ट है। राज्यपाल अपनी पोस्ट को ग्रहण करने से पहले शपथ लेते हैं। सेकंड में बोला गया है कि शपथ या प्रतिज्ञान का जो प्रारूप होता है वह भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में होता है। आपके सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो राज्यपाल के लिए शपथ और प्रतिज्ञान का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, प्रारूप है, वह आर्टिकल 159 में है, ना कि अनुसूची 3 में। इसलिए आपकी सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। थर्ड में बोला है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो राज्यपाल हैं वह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर अगर वह अनुपस्थित हैं, एब्सेंट है, तो कोई भी ज्येष्ठ न्यायाधीश जो होता है उनके सामने शपथ लेते हैं, जो बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के आर्टिकल 159 में दी गई है, ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, आपकी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। भारत का जो राज्यपाल होता है वह अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेता है और राज्यपाल की जो शपथ का प्रतिज्ञान होता है, शपथ या प्रतिज्ञान का जो प्रारूप होता है और जो प्रक्रिया होती है वह आर्टिकल 159 में दी गई है और राज्यपाल हाई कोर्ट के जज के सामने अपनी शपथ लेते हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आर्टिकल 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध जो भी ज्येष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनके सामने शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञान लेते हैं। राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान का जो प्रारूप होता है वह आर्टिकल 159 में दिया गया है, ना कि भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर आपको बताना है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी में बताया गया है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर ऑप्शन डी संबंधित राज्य के निर्वतमान राज्यपाल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जिस भी स्टेट में राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है उस स्टेट के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, चीफ जस्टिस के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। और अगर अगर उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के जो जज हैं, अगर वह एब्सेंट होते हैं तो उस हाई कोर्ट के कोई भी जो वरिष्ठतम जज होते हैं उनके द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10,
किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि राज्यपाल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट, उसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। गवर्नर राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सेकंड, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। थर्ड, उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। किसी भी राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं वह राज्यपाल के अंदर निहित होती हैं। फोर्थ, सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो राज्यपाल का टेन्योर बताया गया है वो 5 साल का बताया गया है, 5 साल का बताया गया है, लेकिन वह राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही अपने पद पर बने रहते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर जो आपको चारों की चारों स्टेटमेंट दी गई हैं वो चारों की चारों ही करेक्ट हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, सभी चारों। क्वेश्चन नंबर 11, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट पॉइंट के बारे में बताना है। फर्स्ट, वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। जो राज्यपाल है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, तो ये आपके स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में दिया गया है कि वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है। कोई भी एक व्यक्ति जो राज्यपाल है वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। और ऑप्शन सी में दिया गया है कि उनका टेन्योर 5 साल का होता है, तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन सी भी बिल्कुल करेक्ट है। राज्यपाल का टेन्योर 5 सालों तक नियुक्त किया गया है। और ऑप्शन डी में दिया गया है कि यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो वह पद अवधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है, राज्य की व्यवस्थापिका के द्वारा नहीं हटाया जाता, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आर्टिकल 156 क्लोज 1 में बताया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं, अतः पद अवधि से पूर्व भी यानी कि उनका टेन्योर खत्म होने से पहले भी राष्ट्रपति ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसे पद से हटा सकते हैं। इसमें राज्य की व्यवस्थापिका के द्वारा राज्यपाल को हटाए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। आर्टिकल 156 क्लोज 3 के अनुसार इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को नहीं हटाया जाता तो जिस दिन से राष्ट्रपति अपनी पोस्ट को ग्रहण करते हैं उस दिन से लेकर नेक्स्ट 5 सालों तक राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की एडवाइस पर। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के आर्टिकल 156 में ये उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 156 है जिसके अंदर एक प्रोविज़न दिया गया है कि किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है वह जिस दिन से अपने पद को ग्रहण करता है उस दिन से लेकर अगले 5 सालों तक वह उस पद पर बना रहता है। तो इससे आप कौन सा मतलब निकाल सकते हैं। फर्स्ट, किसी राज्यपाल को उसकी पद अवधि पूरी होने से पहले नहीं हटाया जा सकता, ये आपका इनकरेक्ट है क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को हटाया जा सकता है। राज्यपाल जो होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं, इसलिए राज्यपाल का टेन्योर खत्म होने से पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को हटाया जा सकता है, इसलिए आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड में बोला गया है कि कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता, तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। जब तक उस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त नहीं हो जाता तब तक जो पुराना राज्यपाल है वह अपने 5 साल पूरा होने के बाद भी उस पोस्ट पर बने रहते हैं, उस पद पर बने रहते हैं। तो यहाँ पर आपके जो दोनों निष्कर्ष दिए गए हैं वे दोनों ही निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, दोनों ही नहीं होंगे।
आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के आर्टिकल 156 क्लोज 1 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति उसे अवधि के टेन्योर पूरा होने से पहले भी हटा सकते हैं। आर्टिकल 156 क्लोज 3 में राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है, इसलिए आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो राज्यपाल है वह किसके लिए उत्तरदायी होता है, किसके लिए वह आंसरेबल होता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है, उन्हें राष्ट्रपति के लिए आंसरेबल होता है। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और आर्टिकल 156 क्लोज 1 के तहत वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इस प्रकार एक ओर से तो वह राज्य शासन का मुखिया होता है और दूसरी ओर केंद्र सरकार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है तथा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। जो राज्यपाल होता है वह राज्य शासन का मुखिया होता है, लेकिन वह साथ साथ केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, इसलिए जो राज्यपाल होते हैं वह राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बने रहते हैं। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। राज्यपाल राष्ट्रपति के इच्छा तक ही अपने पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल जो होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय पर 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। भारत के अंदर एक ही व्यक्ति को एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के अंदर राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी भारत में राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा नहीं होती, इसलिए आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। आगे ऑप्शन सी देखेंगे। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए कोई भी प्रक्रिया अभिकथित नहीं की गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। भारत के जो संविधान है उसके अंदर राज्यपाल का रिमूवल की कोई भी प्रोसीजर नहीं बताई गई है। राज्यपाल को 5 साल का टेन्योर बताया गया है, जो 5 साल तक राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं और इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है 5 साल पूरे होने से पहले भी। ऑप्शन डी विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल के द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। यहाँ इन ऑप्शंस पे से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है। आर्टिकल 156 क्लोज 1 में ये प्रावधान है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। इसके अंदर ये नहीं बताया गया है कि राज्यपाल को कैसे हटाया जाएगा। आर्टिकल 153 के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या फिर 2 से अधिक राज्यों में एक ही समय पर राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 217 क्लोज 1 राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 217 क्लोज 1 के अंडर में राष्ट्रपति के द्वारा हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल के द्वारा हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति नहीं की जाती। आर्टिकल 239 क्लोज 1 सब क्लोज 5 के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 के तहत पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आर्टिकल
239 क्लोज 1 सब क्लोज 5 के अंडर में दिल्ली के सीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। भारत के अंदर 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जो दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके सीएम को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, लेकिन जो अदर राज्य हैं, अदर स्टेट्स हैं, उनके सीएम को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत का प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। भारत का राष्ट्रपति ही भारत के अंदर जितने भी स्टेट हैं या फिर जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उन सभी के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जम्मू और कश्मीर राज्य को संविधान के आर्टिकल 370 के तहत भारत के अन्य राज्यों से अलग एक स्पेशल दर्जा दिया गया था और इसी परिप्रेक्ष्य में पहले वहाँ की कार्यपालिका के प्रधान का चुनाव भारत के राष्ट्रपति के द्वारा न होकर जम्मू और कश्मीर की विधानसभा के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब इस विषमता को 1956 में समाप्त कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर के कार्यपालिका प्रमुख को सदर रियासत के स्थान पर राज्यपाल का नाम दिया गया था। पहले जो जम्मू कश्मीर का कार्यकारी प्रमुख था उनका नाम सदर रियासत था, लेकिन अब उन्हें हटाकर 1965 में उसे हटाकर राज्यपाल कर दिया गया था तथा उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होने लगी थी। जम्मू और कश्मीर पुनः गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 अलग संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में दोबारा गठित किया गया है और वहां उपराज्यपालों का प्रावधान भी किया गया है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया था। आपको बताना है कि कौन से संविधान के द्वारा या फिर किस प्रस्ताव या आदेश के द्वारा जम्मू कश्मीर के जो कार्यकारी अध्यक्ष का नाम था वह सदर रियासत से बदलकर राज्यपाल रखा था। ऑप्शन ए लोकसभा के एक प्रस्ताव के द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश के द्वारा, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन के द्वारा, ऑप्शन डी राज्य सरकार के आर्टिकल 371 के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका नाम सदर रियासत से बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था 1965 में। जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संवैधानिक संशोधन 1965 के द्वारा राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष के पद नाम को सदर रियासत से बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में पुनर्स्थापित हुआ था। जम्मू कश्मीर पुनः गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य यानी कि यूनियन टेरिटरी क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा उसके द्वारा नियुक्त उपराज्यपालों के माध्यम से किया जाने का प्रावधान उसमें जोड़ा गया था। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जम्मू कश्मीर पुनः गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया था जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया था जिसके अंदर प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त उपराज्यपालों के द्वारा होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन होता है। आपको बताना है कि भारत की जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके अंदर प्रशासन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी उपराज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन सी गृह मंत्री के द्वारा, ऑप्शन डी प्रशासक के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति के द्वारा भारत की यूनियन टेरिटरीज में प्रशासन होता है। राष्ट्रपति के द्वारा अपने एक प्रशासक को चूज किया जाता है और जिसे वह यूनियन टेरिटरीज में प्रशासन के लिए भेजते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 239 क्लोज 1 में संसद के द्वारा बनाई गई विधि यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। वह अपने द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति पदाविधान सहित जो वह निर्दिष्ट करे नियुक्त किए गए प्रशासन के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि आर्टिकल 239 क्लोज 1 के माध्यम से राष्ट्रपति किसी भी
प्रशासक को चूज़ करके यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर भेजते हैं ताकि यूनियन टेरिटरीज़ में प्रशासन चलाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, उसका फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी राधा कृष्ण माथुर, ऑप्शन सी सत्यपाल मलिक, ऑप्शन डी एन वोहरा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। राधा कृष्ण माथुर को लद्दाख का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था। संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त राधा कृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया था। जो राधा कृष्ण माथुर हैं वह उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से पहले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। आपको बताना है कि जो राज्यपाल को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वह कहाँ से दिए जाते हैं? ऑप्शन ए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, ऑप्शन बी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ऑप्शन सी कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट से, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। जो भी स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है उसी से राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। राज्यपाल की परिलब्धियां, भत्ते और उसके पद से संबंधित जो भी खर्चे होते हैं वह भारत की राज्य की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर भारित होते हैं, जो कि आर्टिकल 202 क्लोज 3 सब क्लोज ए में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। आपको बताना है कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे संदेह और भत्तियाँ जो मिलती हैं वह कैसी मिलती हैं? ऑप्शन ए राज्यपाल की व्यक्त इच्छा के अनुसार, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के निर्णय के अनुसार, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार, और ऑप्शन डी इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई एक व्यक्ति एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो जो उसे वेतन और भत्ते दिए जाएंगे वह उन सभी राज्यों के बीच में ऐसे रेशियो में बांटे जाएंगे जिसके लिए आदेश राष्ट्रपति देंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान के भाग 6 के तहत आर्टिकल 158 क्लोज 3 सब क्लोज ए के अंडर में ये प्रावधान दिया गया है कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे संदेह उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच में ऐसे अनुपात में बांटा जाएगा जैसे कि राष्ट्रपति आदेश देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के राज्यपाल की दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो राज्यपाल की खुद की विवेकाधीन शक्तियां हैं। फर्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में बोला गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति करना, ये आपका इनकरेक्ट है। थर्ड, राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, ये भी राज्यपाल की खुद की विवेकाधीन शक्ति होती है। और फोर्थ में बोला गया है कि राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फोर्थ और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान के आर्टिकल 356 क्लोज 1 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का किसी राज्यपाल से प्रतिवेदन रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यह रिपोर्ट भेजना राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। राज्यपाल की खुद की विवेकाधीन शक्ति होती है कि वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते हैं या फिर नहीं। संविधान के आर्टिकल 164 क्लोज 1 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर होती है। राज्यपाल के विवेकाधीन शक्ति नहीं है ये। और आर्टिकल 200 में बताया गया है, आर्टिकल 200 में बताया गया है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक
कोई भी ऐसा विधेयक है जो राज्य के विधानमंडल के द्वारा पारित कर दिया गया है, राज्यपाल के समक्ष लाए जाने पर राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति होती है कि राज्यपाल उसे अनुमति देंगे या फिर अनुमति रोक सकते हैं, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भी रिजर्व कर सकते हैं। यह भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है, क्योंकि इसका प्रयोग वह राज्य मंत्रिमंडल की सलाह के बिना करता है, अपनी मर्जी से करता है। संविधान के आर्टिकल 166 क्लोज 3 के अनुसार राज्यपाल अपने विवेक अनुसार किए जाने वाले कार्य को छोड़कर राज्य सरकार के कार्य के सुचारू रूप से संचालन और इसके लिए मंत्रियों में कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अतः यह सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका सबसे सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। आपको बताना है कि जो राज्य का राज्यपाल होता है वह कब मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। फर्स्ट, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सेकंड में बोला गया है कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। थर्ड, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, यानी कि राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी भी विधेयक को रिजर्व करना, ये भी राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र होकर करता है। और फोर्थ में दिया गया है कि विधायिका के द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस भेजना, ये भी राज्यपाल अपनी मर्जी से करते हैं, मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र होकर। फिफ्थ में बोला है उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए, तो यहाँ पर आपकी फिफ्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी सही है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है राज्यपाल के बारे में। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित संदर्भों में विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है, जो दिया गया है। फर्स्ट, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं। सेकंड, अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, जो मुख्यमंत्री अपना मत खो चुके होते हैं, बहुमत खो देते हैं, उनको बर्खास्त कर सकते हैं। थर्ड, किसी विधेयक पर अनुमति रोकने और भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए उस विधेयक को रिजर्व करना, जो कि आर्टिकल 200 में बताया गया है। और फोर्थ, विधायिका के द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस भेजना, आर्टिकल 200 में ये भी बताया गया है। ये सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति के विवेकानुसार कार्य करते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की एडवाइस की जरूरत नहीं होती है। इनके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और विधानसभा के समय पूर्व विघटन जैसे कुछ अन्य संदर्भों में भी वह अपने विवेक का कार्य प्रयोग कर सकते हैं, तथापि उसे उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है, इसलिए आपकी फिफ्थ स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट थी। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों की चारों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? आपको बताना है कि इनमें से किस आर्टिकल के थ्रू राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी भी विधेयक को रिजर्व कर सकते हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 169, ऑप्शन बी आर्टिकल 200, ऑप्शन सी आर्टिकल 201, ऑप्शन डी आर्टिकल 202। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 202 के अंदर ये प्रावधान दिया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी भी विधेयक को आरक्षित रख सकते हैं, और यह राज्यपाल की खुद की विवेक की शक्ति होती है। ऐसा वह मंत्रिमंडल की सलाह पर नहीं करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आर्टिकल 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उस पर अपनी सहमति दे सकते हैं या फिर रोकने के अतिरिक्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व कर सकते हैं। और आर्टिकल 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल
राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल का यूज करके राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी भी विधेयक को रिजर्व कर सकते हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 166, ऑप्शन बी आर्टिकल 200, ऑप्शन सी आर्टिकल 239, ऑप्शन डी आर्टिकल 240 और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 200 के द्वारा राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रोक सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किसी विधेयक पर, किसी बिल पर संवैधानिक उपबंधों के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित होती है, लेकिन बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान की विधानसभा में पुरस्थापित किया गया है और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया है। तो अब आगे क्या होगा? यहाँ पर आपको बताया गया है कि कोई विधेयक है जिसके ऊपर, मतलब सभी विधेयक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित होती है, जरूरी होती है, लेकिन एक ऐसा विधेयक है जिसे पहले राजस्थान की विधानसभा में पुरस्थापित किया है और वहां से पारित होने के बाद उसे राज्यपाल के पास भेजा गया। तो अब आगे क्या होगा? ऑप्शन ए, जहां राज्यपाल अनुमति दे देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें बोला गया है कि जब राज्यपाल अनुमति दे देता है तो जो वह विधेयक होता है वह अधिनियम बन जाता है, वह विधि मान्य होता है। आगे ऑप्शन बी, राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर देता है। ऑप्शन सी, राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देते हैं। ऑप्शन डी, यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देती है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। कोई विधेयक जो राजस्थान की विधानसभा में पुरस्थापित किया है, वहाँ से पारित होने के बाद अगर उसे राज्यपाल के पास भेजा जाता है और राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति दे देते हैं तो वह विधेयक अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंधों के तहत राज्यपाल की सिफारिश लेना अपेक्षित होता है, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान की विधानसभा में पुरस्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। तब राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति दे देते हैं तो वह अधिनियम विधि मान्य होता है, लीगल होता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? आप सभी को पता है कि जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, वैसे ही स्टेट लेवल पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। तो आपको बताना है कि किस आर्टिकल के थ्रू राज्यपाल को यह पावर दी गई है अध्यादेश जारी करने की। ऑप्शन ए आर्टिकल 208, ऑप्शन बी आर्टिकल 212, ऑप्शन सी आर्टिकल 213, ऑप्शन डी आर्टिकल 214। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 213 के अंडर में राज्यपाल को ये पावर दी गई है कि वह अध्यादेश जारी भारतीय संविधान के आर्टिकल 213 क्लोज 1 में आपको बताया गया है कि उस समय को छोड़कर जिस समय किसी भी राज्य की जो विधानसभा होती है वह अगर सत्र में है, या फिर जो राज्य जिनमें विधान परिषद है उनमें विधानमंडल के जो दोनों सदन होते हैं अगर वह सत्र में होते हैं, इन दोनों कंडीशंस को छोड़कर अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी कंडीशन आ गई है, परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक होता है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। और आर्टिकल 213 क्लोज 2 सब क्लोज ए के अनुसार इस अध्यादेश को राज्य की विधानमंडल के पुनः संवैध होने पर उससे स्वीकृति मिलना आवश्यक है, अन्यथा विधानमंडल के पुनः संवैध होने के 6 महीने के बाद उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 213 क्लोज 1 में आपको ये बताया गया है कि जिन राज्यों की विधानसभाएं सत्र में होती हैं, या फिर जो वह राज्य जिनके अंदर विधान परिषद है उनके विधानमंडल के जो दोनों सदन हैं अगर वह अपने सत्र में हैं, तो इन दोनों टाइम्स को छोड़कर अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राज्य के अंदर कोई ऐसी कंडीशन आ गई है जिसके लिए कानून बनाना जरूरी है, तो राज्यपाल अध्यादेश के द्वारा कानून बना सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और आर्टिकल 213 क्लोज 2 सब क्लोज ए में ये बोला गया है कि जो राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है विधानमंडल के पुनः सत्र में आने के बाद उसे स्वीकृति मिलना आवश्यक होता है। अगर विधानमंडल 6 महीने के अंदर उसे अपनी स्वीकृति नहीं 6 हफ्ते के अंदर अगर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं तो 6 हफ्ते के बाद यह अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाता है, इसकी लीगैलिटी खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? यहाँ पर आपको ये बताना है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल जिस समय विधानमंडल अवकाश में होता है, सत्र में नहीं होता है, उस समय अध्यादेश जारी करते हैं, तो वह किस आर्टिकल का यूज़ करके अध्यादेश जारी करते हैं? ऑप्शन ए आर्टिकल 123, ऑप्शन बी आर्टिकल 213, ऑप्शन सी आर्टिकल 220, ऑप्शन डी आर्टिकल 219। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 213 के अंडर में किसी भी राज्य के राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं जिस समय विधानमंडल अपने सत्र में नहीं होती है, विधानमंडल का अवकाश चल रहा होता है, उस समय राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 213 के अंडर। क्वेश्चन नंबर 29, किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी राज्य की विधायिका के द्वारा, ऑप्शन सी राज्य के मंत्रियों की काउंसिल के द्वारा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। राज्य की विधायिका के द्वारा जो राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी करते हैं उसका अनुमोदन होना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल जिस समय विधानमंडल सत्र में नहीं होती है उस समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए आर्टिकल 155, ऑप्शन बी आर्टिकल 156, ऑप्शन सी आर्टिकल 212 और ऑप्शन डी आर्टिकल 213। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 213 के अंडर में राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त है कि वह विधानमंडल के विश्रांति काल में, यानी कि जिस समय विधानमंडल अपने सत्र में नहीं होती है उस समय राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं आर्टिकल 213 का इस्तेमाल करके, यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं कर सकता है? आपको बताना है कि जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वह इनमें से किनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और ऑप्शन डी महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों चाहे हाई कोर्ट के जज हों, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 217 क्लोज 1 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्य के जो लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है आर्टिकल 217 क्लोज 1 के अंडर में। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से अपना उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपको 3-4 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कि राज्यपाल के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। राज्यपाल को हाई कोर्ट्स के जजेस की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं होता है क्योंकि यह अधिकार राष्ट्रपति को होता है आर्टिकल 217 क्लोज 1 के अंडर में। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट सही है। और थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया है उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो यहाँ पर आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। राज्यपाल को विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, राइट है। फोर्थ, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो यहाँ पर आपकी फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। जैसे राष्ट्रपति के पास कुछ न्यायिक शक्तियाँ होती हैं उसी तरह राज्यपाल के पास भी कुछ न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, इसलिए आपकी फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा जिसमें फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट बताई गई है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं होता है क्योंकि यह अधिकार आर्टिकल 217 क्लोज 1 के अंडर में राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 171 के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या लगभग 1/6 भाग को साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव
रखने वाले व्यक्तियों में से राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि आर्टिकल 171 के अनुसार विधान परिषद की जो सदस्य संख्या होती है उसमें से 1/6 भाग को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। आर्टिकल 168 क्लोज 1 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा होते हैं तथा अनुच्छेद 161 161 के अनुसार राज्यपाल को क्षमा आदि करने और कुछ मामलों में दंड आदेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्तियाँ दी गई हैं, जिसे आप न्यायिक शक्तियाँ कहते हैं। ये आर्टिकल 161 के अंडर में राज्यपाल को कुछ न्यायिक शक्तियाँ दी गई हैं, जैसे कि राष्ट्रपति को दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है राज्यपाल के बारे में। ऑप्शन ए, वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, ये करेक्ट है बिल्कुल। जो राज्यपाल है वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। ऑप्शन बी, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो मृत्युदंड को क्षमा करने की पावर है वह राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास ये पावर नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी देखेंगे, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि राज्य के उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। ऑप्शन डी, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपातकालीन इमरजेंसी की जो पावर है वह राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो मृत्युदंड को क्षमा करने की पावर है वह राज्यपाल के पास नहीं होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। राज्यपाल आर्टिकल 168 के तहत राज्य की विधायिका का अंग होता है और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 217 के अंडर में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह आपातकालीन शक्तियां भी नहीं हैं, इसलिए आपकी ऑप्शन ए, सी और डी करेक्ट है, आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। आर्टिकल 161 के तहत राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार वाले विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति के दंड का राज्यपाल प्रविलंबन, विराम, परिहार, लघुकरण या उसे क्षमा कर सकते हैं, लेकिन दंड आदेश जिसमें मृत्यु दंड आदेश डेथ सेंटेंस शामिल है का निलंबन, परिहार, लघुकरण कर सकता है, परंतु मृत्यु दंड आदेश को वह समान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मृत्युदंड को क्षमा करने का जो पावर है वह राष्ट्रपति के पास है। मृत्युदंड आदेश को क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, आर्टिकल 72 के अंडर में। क्वेश्चन नंबर 34, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को रीजन, कारण का नाम दिया गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपको एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। एजर्शन में बोला है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो राष्ट्रपति हैं और जो राज्यों के राज्यपाल हैं इनके ऊपर किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपकी एजर्शन है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर आपका एजर्शन इनकरेक्ट है। आगे रीज़न दिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका रीज़न बिल्कुल करेक्ट है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग भी चलाया जा सकता है और जो राज्यपाल हैं अगर वह कोई असंवैधानिक कार्य करते हैं तो उन्हें उनके पद से हटाया भी जा सकता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि एजर्शन आपको इनकरेक्ट दिया गया है, लेकिन रीज़न आपको करेक्ट दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। इसमें एजर्शन इनकरेक्ट है और रीज़न सही है, करेक्ट है। आगे देखेंगे, आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 361 क्लोज 1 के तहत राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं और राज्यपाल वह शासकीय कोई भी कार्य कर सकते हैं, उनके लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है, यानी कि उनके ऊपर शासकीय कार्यों के लिए कोई भी विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। आर्टिकल 361 क्लोज 2 के अंडर में
अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक दंडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यहाँ पर क्या बोला गया है कि आर्टिकल 361 क्लोज 2 के अंडर में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के अगेंस्ट में कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन आर्टिकल 361 क्लोज 4 में एक प्रावधान दिया गया है जिसमें बोला गया है कि उनके द्वारा व्यक्तिगत, अगर वह कोई इंडिविजुअली कोई कार्य करते हैं, व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाली दीवानी यानी कि सिविल जो केसेस होते हैं वह चलाए जा सकते हैं। सिविल मुकदमा तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उनके कार्यकाल में देने के 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। इसलिए आपका एजर्शन इनकरेक्ट है और रीज़न सही है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं इनके ऊपर कोई भी शासकीय कार्य के लिए विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति के ऊपर अगर वह कोई इंडिविजुअली ऐसा कार्य करते हैं तो उनके लिए उनके ऊपर सिविल केसेस चलाए जा सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल केसेस नहीं चलाए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। फर्स्ट, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध में उसकी पद अवधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकती। यहाँ पर आपको बोला गया है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल के अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता किसी भी कोर्ट में। सेकंड में बोला है कि किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पद अवधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ना तो किसी राज्यपाल के विरुद्ध में कोई भी क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है उसकी टेन्योर के टाइम पर, और ना ही उसके टेन्योर में जो उसकी परिलब्धियां होती हैं, वेतन भत्ते होते हैं, उन्हें कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आर्टिकल 361 और आर्टिकल 158 के संदर्भ में दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। आर्टिकल 361 क्लोज 2 में ये उपबंधित है, ये प्रोविज़न दिया गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध में उनके टेन्योर के टाइम में कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलाया जाएगा, दंडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 158 में बताया गया है कि राज्यपाल के पद के लिए कुछ शर्तें विषयों से संबंधित हैं, जिसमें क्लोज 4 में कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं कि राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पद अवधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि राज्यपाल के बारे में कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, गलत ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। ये बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके शासन से जो भी रिलेटेड कार्य होते हैं उनके लिए उनके ऊपर कोई भी विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, कानूनी कार्यवाही उनके ऊपर नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी, कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। ऑप्शन बी भी बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी कोर्ट राज्यपाल को फोर्स नहीं कर सकता है किसी भी कार्य का कर्तव्य का पालन करने के लिए। ऑप्शन सी, एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल कार्रवाई लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना देना आवश्यक होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर किसी राज्यपाल के ऊपर आपको व्यक्तिगत कार्यों के लिए कोई सिविल केस लाना है तो उसके लिए आपको 2 महीने पहले लिखित में राज्यपाल को देना होता है, इन्फॉर्म करना होता है। ऑप्शन डी, मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। संविधान के आर्टिकल 74 क्लोज 2 के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है। यदि दी है तो ऐसी व्यवस्था राज्यपाल के संदर्भ में आर्टिकल 163 क्लोज 3 के अंडर में प्रदान की गई है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो भी सलाह मंत्रियों के द्वारा या तो राष्ट्रपति को दी जाती है या राज्यपाल को दी जाती है, इनकी जांच न्यायालय के द्वारा नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। आपको बताना है कि भारत के संविधान में इनमें से किसके विरुद्ध में आप
अभियोग नहीं चला सकते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के विरुद्ध, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध, ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध में अभियोग नहीं चलाया जाता है, इनको रिमूव किया जाता है। इनका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी इनको रिमूव किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अर्थात जब तक राष्ट्रपति संवैधानिक इच्छा है अपने पद पर बने रहते हैं, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद अवधि से हटाने से पहले संसद में अभियोग चलाना या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संकल्प पारित करना आवश्यक होता है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण करते हैं, इसलिए जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होती है तब तक वह अपने पद पर बने रहते हैं। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनको हटाने के लिए एक प्रोसीजर होती है जो संसद में चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? आपको बताना है कि भारत के किसी राज्य में जो फर्स्ट फीमेल राज्यपाल बनी थी वह कौन थी? ऑप्शन ए राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन बी पद्मजा नायडू, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी सरला ग्रेवाल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। सरोजिनी नायडू पहली ऐसी महिला थी जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला हैं जिन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया था और वह 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश यूपी की संयुक्त प्रांत की राज्यपाल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी है? आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसी महिला है जो स्वतंत्र भारत में राज्यपाल बनी है। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी विजयलक्ष्मी पंडित। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। सरोजिनी नायडू पहली ऐसी महिला थी जो स्वतंत्र भारत की राज्यपाल बनी थी और यह यूपी की उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है स्मृति में। आपको बताना है कि किसकी याद में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी की, ऑप्शन बी कमला नेहरू की, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू की और ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। हर साल 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की स्मृति में, इनको याद करने के लिए। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की स्मृति में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। वे भारत की किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। यहाँ पर आपको बताया गया है कि हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की याद में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ था और वह भारत की ऐसी पहली महिला थी जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी और यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल की जो पहली राज्यपाल महिला थी वह कौन थी। ऑप्शन ए विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी पद्मजा नायडू, ऑप्शन सी रजनी राय, ऑप्शन डी शीला कौल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। पद्मजा नायडू पश्चिम बंगाल की पहली महिला राज्यपाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल पद्मजा नायडू जो 1956 से 1967 तक थी, जबकि यहाँ के प्रथम राज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जो 30 जुलाई 2019 से हैं। विजयलक्ष्मी पंडित महाराष्ट्र की पहली महिला राज्यपाल 1962 से 1964 तक रही हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो पद्मजा नायडू है वह पश्चिम बंगाल की पहली महिला राज्यपाल बनी थी जो 1956 से 1967 तक रही थी और पश्चिम बंगाल के जो पहले राज्यपाल थे वह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थी। और अभी फ़िलहाल में वर्तमान में पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वह जगदीप धनखड़ हैं जो 2019 से राज्यपाल बने थे और विजयलक्ष्मी पंडित महाराष्ट्र की पहली महिला राज्यपाल रही हैं 1962 से 1964 तक।
क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था। यहाँ पर आपको 4 नाम दिए गए हैं और आपको इनमें से बताना है कि राजस्थान के कौन से वह राज्यपाल थे जिन्हें बर्खास्त किया गया था। ऑप्शन ए डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन बी रघुकुल तिलक, ऑप्शन सी सुखदेव प्रसाद, ऑप्शन डी बलिराम भगत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। रघुकुल तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें राज्यपाल के पद से बर्खास्त किया गया था और यह राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। भारत में सर्वप्रथम बर्खास्त किए गए राज्यपाल तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी थे, जिन्हें अक्टूबर 1980 में बर्खास्त किया गया था और अगस्त 1981 में राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया गया था, जो कि राजस्थान के ऐसे पहले राज्यपाल थे। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि भारत के अंदर जिन्हें सबसे पहले राज्यपाल के पोस्ट से बर्खास्त किया गया था वह प्रभुदास पटवारी थे, जो कि तमिलनाडु के राज्यपाल थे। उन्हें 1980 में बर्खास्त किया गया था। इनके बाद में 1981 में राजस्थान के राज्यपाल को बर्खास्त किया गया था, जिनका नाम रघुकुल तिलक था। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो और उसने हाल के पिछले कुछ वर्षों में राजनीति में भाग ना लिया हो। यहाँ पर आपको कुछ आयोग और समिति के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि किस आयोग की ऐसी रिकमेंडेशन थी कि जिस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाना है वह व्यक्ति उस राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए और उस व्यक्ति की राजनीति में कोई रुचि नहीं होनी चाहिए, वह राजनीति से दूर होना चाहिए। यह रिकमेंडेशन किसकी थी? ऑप्शन ए पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, ऑप्शन बी राजमन्नार समिति 1969, ऑप्शन सी सरकारिया सहयोग आयोग 1983 और ऑप्शन डी संविधान के कार्यचालन की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग 2000। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। सरकारिया आयोग 1983 में यह रिकमेंडेशन दी गई थी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राज्यपाल नियुक्त होना है वह उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वह किसी बाहर राज्य का व्यक्ति होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए और उस व्यक्ति की राजनीति में कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए। यह रिकमेंडेशन सरकारिया आयोग की थी जिसे 1983 में गठित किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। सरकारिया आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव के ना हो और उसे हाल के पिछले कुछ वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में केंद्र और राज्यों के मध्य मौजूद व्यवस्थाओं की कार्यपालिका समीक्षा की दृष्टि से भारत सरकार ने 9 जून 1983 को न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में अन्य सदस्य B विश्वरामन और डॉक्टर SR सेन एक आयोग गठित किया गया था। यहाँ पर आपको बताया गया है कि 1983 में एक आयोग गठित किया गया था जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति RS सरकारिया थे और जो इस आयोग के अन्य सदस्य थे वह बी शिवरामन और डॉक्टर SR सेन थे। इस आयोग ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राज्यपाल नियुक्त होना है वह उस राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए और उसकी राजनीति में कोई रुचि नहीं होनी चाहिए, वह पिछले कुछ वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लेना होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। राज्यपाल के बारे में यहाँ पर इतने ही क्वेश्चंस दिए गए थे जिन्हें हमने अच्छे से डिटेल में एनालाइज किया है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।